अजहरी साहब, आप अब भी विरोध कर रहे हैं और आपको मानने वाले कह रहे कि तानाशाही ये नहीं चलेगी। संसद से पास हुआ है बिल, फिर राष्ट्रपति की मोहर लगी है, कानून बना है, कैसी तानाशाही? तानाशाही में तो ऐसा नहीं होता। तानाशाही ना ही जमीन से निकलती है ना आसमान से टपकती है। अच्छा, तानाशाही जो है वो बिल्कुल दिख रही है सामने। जिस तरह से अमित शाह जी ने दहाड़ दहाड़ के धमकियां दी हैं सदन में खड़े हो गए, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा हम जो मांग रहे हैं, हमारी जो कोई जहरीला बोल रहा है उसका जिम्मेदार नहीं हूं मैं। कोई ये कह रहा है आग हम लगा देंगे, कोई कह रहा है छाती पे चढ़ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जो समर्थन कर रहे हैं विरोध कानून का, ना सुनो, उसमें उसके समर्थन में जो लोग खड़े हुए इस कानून के समर्थन में, अनुराग भाई, घरों को फूका जा रहा है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उस पर भी तो कुछ बोलिए। अनुराग भाई, आप न्यायिक प्रक्रिया, आप कानूनी, आप संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अनुराग भाई, आप देश की सम्मानीय शख्सियत है। मैं बहुत सारे जो एंकर्स हैं उनमें आपको अलग देखता हूं। नहीं, ठीक है, और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो आग लगाने की बातचीत कर रहे हैं, जो दंगा फैलाने की बातचीत कर रहे हैं, वो कोई हो, किसी समाज से आते हो, मैं उसमें शामिल नहीं हूं। मेरी सोच उनसे बिल्कुल अलग है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो हमें देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, वो अधिकार हमसे ना छीना जाए। हम सहमति और असहमति का पूरा अधिकार हमारे पास है। जैसा कि माननीय संसद में बहुत सारे बिल होते हैं, पास होते हैं, बहुत सारा होता है, विरोध होता है, लेकिन सरकार जानबूझ के ऐसे बिल लेकर के आती है। जैसे 3 काले कानून भी आपने देखे होंगे, अग्निवीर योजना भी आपने देखी होगी, इसी सरकार की है। तो ये भी उस वक्त कहा गया था, सुनो, अग्निवीर योजना के वक्त कहा गया था ये नौजवानों के उत्थान के लिए, 3 काले कानून के लिए कहा गया था, किसानों के उत्थान के लिए। और ये बात बता रहे, मुझे ये बताइए, मुसलमानों को उत्थान कहां से इसमें बताया? अजहरी साहब, नेमतुल्लाह रहमानी के साथ हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं। देखिए, उन्हीं की भड़काऊ बयानबाजी की वजह से ये उन्माद फैल रहा है। नहीं, जो जिनकी बात कर रहे हैं आप, असदुद्दीन ओवैसी साहब की, वो संसद के एक सदस्य हैं। हाँ। और देश की एक शख्सियत है। मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन बात जो सही है वो कह देनी चाहिए। उनको तो निशाना बनाना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आदत है। तो मतलब जो मुसलमान समर्थन में खड़े हैं वो बेवकूफ हैं आपकी नजर में? नहीं, देखिए, या वो सरकार के दरबारी मुसलमान खड़े हैं, दरबारी मुसलमान। अच्छा, दरबारी मुसलमान। आपकी कम्युनिटी आपको सुन रही है, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, अगर 80% मुसलमान वक्फ कानून के समर्थन में है, हम दरबारी, तो आप उन्हें दरबारी मुसलमान बता रहे हैं, अपने भाइयों को दरबारी मुसलमान है। जो ऐसे मौके पर दिख रहा है सामने कि भारतीय जनता पार्टी हम मुसलमानों की झोपड़ियां उजाड़ रही है। मुसलमानों का कोई अगर बच्चा कोई किसी मामले में फंस जाए या किसी मामले में वो दोषी हो, उसका पूरा घर का घर तोड़ दे, रियायत ना करे किसी परिवार पे। किस गरीब का मुसलमान का घर वक्फ कानून तोड़ रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं अजहरी साहब आप? क्या जफर इस्लाम साहब, कितना मुश्किल है अजहरी साहब जैसे लोगों को समझाना, या फिर ये आपको नहीं समझा पा रहे? देखिए, 2-3 बात कहूँगा। उनकी बात को सिरे से मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि उनकी बात भी है, कहीं ना कहीं जज्बात उनके जो है, वो जो उन्होंने देखा है, जो समझा है, जो परखा है जी। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं उनकी बात को खारिज नहीं कर रहा हूँ या फिर उन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। उनके जज्बात जो है, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, अगर गलत जज्बात है तो खारिज कीजिए ना। खारिज क्यों नहीं करेंगे आप? जफर इस्लाम साहब खारिज क्यों नहीं करेंगे? अगर ये गलत कह रहे हैं तो खारिज करना पड़ेगा। एक मिनट, पहली बात सुन लीजिए ना। आप ही बीच में बोलिएगा तो मैं कैसे पूरी बात कर पाऊंगा। मुझे अपने तरह से अपनी बात कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने जो कुछ देखा है, समझा है, परखा है, और शायद उसकी तफसील में नहीं गए होंगे, इसलिए इन्होंने, या उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड में किस तरह के धांधलियां जो हो रही थी, और कोई और नहीं, मुस्लिम समाज के ही लोग मुस्लिम के खिलाफ काम कर रहे थे। तो इसलिए खत्म करो ना आप भाई, धांधली खत्म करने का आपका। अच्छा, बात खत्म, पहले वो बात खत्म, धांधली तो खत्म करो। पहले वो बात खत्म कोई वक्त थोड़े खत्म कर दोगे आप? अच्छा अजहरी साहब, पहले वो बात खत्म करो। हड़प थोड़ी लोगे आप? हड़प में थोड़े देंगे हम आपको? ऐसे इंटरप्शन, यहाँ बहुत टाइम है मेरे पास, सब बहुत अच्छे से बोल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।
बोलिए जफर अजहरी इस्लाम साहब, ऐसा है कि आप अपनी बात रख चुके हैं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। फिर आपको जो टीका टिप्पणी हुआ कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आज वक्फ को जो सही से बेहतर से वक्फ के फंक्शनिंग को समझता कि वक्फ में कुछ गड़बड़ी रही। 2-3-4 बातें अजहरी साहब और बाकी दीगर लोग जो देख रहे हैं पैनल में और जो आपके दर्शकों देख रहे हैं उनके लिए बताता हूं। देखिए, इनकम का लेवल क्या था हमारे पास, सबको मालूम है कि रेट्रोस्पेक्टिव डेट से हमारे पास 8,72,000 करोड़ की जमीनें हैं, असेट्स है। मतलब उस पर अगर आप कब्रिस्तान और इसको मसाजिदों को निकाल दीजिए, मस्जिदों को, तो उसके बाद जो असेट्स बनता है उस पर जो रिटर्न आना चाहिए, जो उस पर आमदनी आनी चाहिए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की आमदनी किस लिए दिया था लोगों ने कि किसी मतवल्ली और किसी और आदमी इसका अपना फायदा उठा ले, चाहे कोई भी हो। लेकिन किसी को अधिकार नहीं था इस पर फायदा उठाने का। लेकिन क्या है, 100 देखिए 2020 में 170 करोड़ की आमदनी थी, आज 2025 में घट के 10 करोड़ की हो गई। 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पिछले 3 सालों में वक्त के लोगों ने उसको 100 साल के लीज पे कौड़ी के भाव में बेच दिया। क्यों बेचा? किसी का अपनी जागीरदार की जमीन थी, ये वक्त की जमीन थी। इजाजत दे तो कहूं। एक मिनट रुकिए, ये वक्त की जमीन थी। अरे भाई एक मिनट सुन लीजिए ना, फिर आप कहेंगे ये वक्त की जमीन थी, वक्त गरीबों के लिए है, मिस्किनों के लिए है, उनकी इमदाद के लिए है। और जिन लोगों ने वक्त किया उनका एक नजरिया था कि इससे फायदा जो है मुस्लिम समाज के गरीब मिस्किन लोगों के लिए वो नहीं हो रहा था। इसलिए मुझे हैरत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बेचारा बन के कर रहा है बात। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा सूबों में जो सरकारें वो भारतीय जनता पार्टी की हैं, और 11-12 साल से आप केंद्र में हैं। आपने क्या किया? इन सबके जिम्मेदार आप हो। इन सबकी जिम्मेदारी आपके, जितने चेयरमैन होते हैं वो आपके ही करीबी लोग हैं। आपके दामन गंदे हो गए, चैनलों को सरकार का करीबी बनाया जाता है जो सरकार चाहती है। बिल्कुल नहीं मानेंगे बात हम। ना खाता ना भाई, नहीं, जो अजहरी साहब कहें वही सही है, नहीं चलेगा। आपके दामन में अगर धब्बे लग जाए तो क्या कर सकते हैं आप? जब मुस्लिम समाज के लोग ही मुस्लिम समाज के गरीब तबका के लोगों को लूट रहे थे। कौन लूट रहे थे? 8 साल से यूपी में सरकार आपकी है और 23 साल से वही आदमी। अरे भाई 8 साल से नहीं, 70 साल का जवाब दीजिए। 70 साल का जवाब। अच्छा ठीक है, उस पर मेहरबानी है कि वो जफर अहमद फारूकी। अजहरी साहब 70 सालों के, एक मिनट अजहरी साहब, ऐसा है कि ये आज हम और आपको इस चीज से ज्यादा इस पे फिक्र करनी चाहिए कि ये एसेट प्रोडक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए, और इस पे किसी और को नहीं। आप 70 साल से निकाल के देखिए ना भाई, आप भी किसी चीज को, किसी संस्था को चलाते हो कि संस्था के कोई तौर तरीके तो 70 सालों में क्या हुआ है जरा आप खुद देख लीजिए। आपको भी अल्लाह ताला ने अकल दी है, समझ दी है, आप देख सकते हैं। आप किसी अदारे को चलाते हैं तो आपको अल्लाह ताला ने इतनी समझ जो दी है कि आप समझ सकते हैं कि अच्छे बुरे की तमीज। इसलिए शायद आज इसकी जरूरत थी, इसलिए रिफॉर्म्स आया और इसका फायदा किसको होगा? गरीब मुसलमानों को होगा, गरीब मुसलमानों को होगा, गरीब मुसलमानों को होगा। अगर आप गरीब मुसलमानों के हमदर्द हैं। अच्छा ठीक है, आपकी कौम से मुफ्ती शमून कासमी भी आते हैं। हमारे गरीब मुसलमानों के हमदर्द हैं। अरे नहीं, ये क्या बात हो गई? जो जिसको बिल समझ में आ गया, जो बिल के समर्थन में, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रोडक्ट है। मुफ्ती शमून कासमी साहब, अरे चेयरमैन बाद में है, मुसलमान पहले हैं। चेयरमैन बाद में है, मुफ्ती शमून कासमी मुसलमान पहले हैं। मुसलमान का मतलब होता है मुसलसल ईमान।